उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो थी और ख़ास तौर पे जनरल फैज़ जो थे वो हर सूरत इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने अपना किरदार अदा किया था और उसको उस इलेक्शन को जो है उन्होंने इंजीनियर किया था और इमरान खान को वो रिज़ल्ट दिया था जिसके तहत इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म बन सकें। सेम हैपेंड इन पंजाब, क्योंकि पंजाब में आप देखें जितनी सीटें थी और उसमें टोटल ऐड करें विद काफ लीग, तो अगर वही 10 सीटें जो हैं वो नून के पास चली जाती तो वो नून बन जाती। हमें उतनी ही सीटें दी गई थी जितनी के हम काफ लीग के साथ जब मिलाते थे तो हमें यारी हुकूमत बनती थी। और इमरान खान साहब के पास भी अगर आप देखें तो एग्जैक्टली इतनी ही सीटें थी, एक भी सीट ज्यादा नहीं थी कि जब उनके साथ 3 जमातें मिली, MQM मिली और उनके साथ बाप मिली और उनके साथ तीसरी जमात। अच्छा, ये बाय डिजाइन किया गया था वो? मैंने तो आपको इसीलिए बताया कि जिन्होंने इंजीनियर किया था जनरल फैज ने, वो ये चाहते थे कि मैं अगला आर्मी चीफ बनूं। इमरान खान साहब के साथ उनका पैक्ट था कि मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, आप मुझे जो है वो आर्मी चीफ बनाएंगे और उसके बाद फिर मैं आपको अगली दफा 2023 में भी मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा और आप मुझे फिर जो है वो अगली दफा 3 साल की एक्सटेंशन देंगे। मेरे ख्याल में बहुत सारी मीटिंग जो है वो मेरे घर पे हुई है। इस्लामाबाद वाला जो F7 वाला मेरा घर है उसके अंदर जनरल फैज भी आते थे, इमरान खान साहब भी आते थे। इमरान खान साहब जो है वो हमारी गाड़ियों में जो है वो मिलने भी जाते थे उन्हें, और उन्होंने इस चीज को जो है वो पूरा मैनेज किया था। आई बेग योर पार्डन, आपको उस वक्त पता था ये मैनेजमेंट के लिए मुलाकातें हो रही? जी बिल्कुल पता था। ठीक है, आपने बड़ी सच्चाई के साथ आपने मेरे घर पे हो रही थी तो वो क्या करने आए थे, उनकी कौन सी रिश्तेदारी पैदा हुई थी इमरान खान से एकदम। ठीक है, तो वो जो आ रहे थे इलेक्शन से पहले आ रहे थे। देखिए मुझे 2002 से मैं सियासत कर रहा हूँ, तो कोई ऐसी चीज तो नहीं जो मुझे नहीं पता। बट यू चोज टू रिवील दिस व्हेन ऑब्वियसली यू वेंट। देखिए जब हमें एक इमरान खान साहब पे ये था कि इमरान खान के आने के बाद तो हम नया पाकिस्तान बना लेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि चलो चोरी से ही आ रहे हैं लेकिन इसके बाद होगा अच्छा। जिस तरीके से वो हमें दिखाते थे कि पाकिस्तान बनेगा और जिस तरीके का पाकिस्तान बनेगा, हमें तो लगता था कि शायद ये कोई पता नहीं कोई मौजज़ा होने लगा। मुझे शौक था नए पाकिस्तान का, एक ऐसा पाकिस्तान बन जाए मेरी उम्र में बन जाए जहाँ मेरे बच्चे जो है वो फ़ख्र से रह सके, ये जो कौम है ये सारी की सारी ये इस दलदल से निकल सके, इस महंगाई के चुंगल से निकल सके, हम भी तरक्की याफ्ता मुल्क बने। हम अपनी दुनिया में जब हम बाहर जाते हैं, जब यहाँ से हम ये दुबई जाते हैं या अबू धाबी जाते हैं या कतर जाते हैं या ये उन मुल्कों में जो पिछले 10 साल 20 साल पहले कहीं भी नहीं थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने किस तरह अपने मुल्कों को ट्रांसफॉर्म किया। तो हमारी भी ख्वाहिश थी कि हम इसमें अपना हिस्सा डालें और उसके लिए अगर इस कॉज के लिए मुझे पैसे लगाने पड़े या मुझे मेहनत करनी पड़ी, मैंने सिर्फ पैसे नहीं लगाए, मैंने उसके लिए जो है वो यहाँ तक किया है कि मैंने रात को जाके जलसों के लिए कुर्सियां भी लगाई हैं। ठीक है, और फिजिकली भी आपने मैं फिजिकली भी इन्वॉल्व था। ठीक है, मैं पूरी रात जो है वो जलसों की तैयारियां भी करवाता था। ठीक है, सो मेरी एक डेडिकेशन थी, मेरी एक कमिटमेंट थी और मैं अपने मुल्क के लिए कर रहा था, मैं इमरान खान की ज़ात के लिए तो नहीं कर रहा था। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेरे ख्याल में ये है कि आपका जो इलेक्शन है वो सिर्फ इलेक्शन होता नज़र ना आए बल्कि फ्री एंड फेयर भी होता है। तो जो हमारे कई जमातें हैं और कई शहर हैं यहाँ पर बहुत बड़ा कंसर्न आया है हमारे जो मरदमशुमारी के ऊपर, और उसके मुताबिक जो हमारे उनका ये ख्याल है कि ख़ास तौर पे मैं नाम ले लेता हूँ आपसे, कराची में, कि कराची में लोगों का ये ख्याल है कि वहाँ पे जितने लोग हैं उतने वो गिने नहीं गए और वो उनको उस हिसाब से अब उन्होंने शामिल नहीं किया, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और अगर ये कंसर्न जो है वो सिर्फ एक जमात का नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी जमातों ने ये कंसर्न किया, और अगर ये कंसर्न जेन्युइन है तो मेरे ख्याल में इसको एड्रेस होना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि अगर वहाँ की आबादी जो है वो 2 करोड़ है तो वो उससे आपने 1.5 करोड़ गिना है, या अगर आपने 3 करोड़ है तो आपने 2.5 करोड़ गिना है। जितनी भी आबादी है वो पूरी की पूरी जो है वो हमारे वोटर लिस्ट में आनी चाहिए और उनका वोट देना उसका राइट है। अब उसके मुताबिक अगर आपकी कोई न्यू क्लासिफिकेशन होती है ऑफ द सीट्स, अगर आप टोटल सीट्स नहीं बढ़ा सकते तो आपने एक ख़ास जो फार्मूले के तहत जो है आपने वो सीट्स नेशनल असम्बली की रखी हुई हैं, तो उसमें अगर पंजाब की सीट्स कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं, इसी तरह सिंध की सीट्स कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं, ये चीज़ें जो हैं ये इलेक्शन से पहले रिजॉल्व होनी चाहिए। यहाँ तक मैं आपकी बात से ज़रूर एग्री करता हूँ कि जमहूरियत का जो तसलसल है वो कायम रहना चाहिए। जमहूरियत में कोई भी टाइम ऐसा नहीं आना चाहिए जब वो डीरेल नज़र आए और या कंप्लीट अपने पूरे जो उसका मैंडेट बनता है उसके मुताबिक ना हो। तो हम सब की ख्वाहिश है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो
आइडियली तो 90 डेज 2018 से लेके और 2021 तक जो तहरीक इंसाफ है उसने कोई 11 ज़िमनी इलेक्शन लड़े और वो सारे की सारी हारी। एक गुजरांवाला का आपको इलेक्शन याद होगा जिसमें वो जो अमला है वो पूरी रात ही गायब हुआ और सुबह कहीं मिला जाके। डस्का वाला जो था वो गुजरांवाला का था जी। और वो उन्होंने इसलिए जीत लिया क्योंकि उस वक्त के हमारे जो एक दोस्त थे वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट थे वो उनके दामाद जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे और वो सिर्फ इसलिए वो जीता गया, वरना 10 के 10 इलेक्शन जो हैं जो ज़िमनी इलेक्शन है वो तहरीक इंसाफ अपने दौर में जब उसके पास प्रोविंशियल सीट्स भी थी, प्रोविंशियल हुकूमत भी थी और नेशनल हुकूमत भी थी, तो वो सारी की सारी हारी। तो अगर आप उसी पैमाने पे इसको देखें तो इसका मतलब है कि फिर तो तहरीक इंसाफ जो है वो अपने जिस दिन तहरीक इंसाफ 2018 में अपनी हुकूमत बनाती है उसके 2 महीने बाद इलेक्शन होता है लाहौर में और वो जो हमारे उस वक्त के बड़े अच्छे लीडर हैं हुमायूं खान साहब और साद रफीक साहब, तो वो सीट जो कि इमरान खान साहब ने छोड़ी और जिसके ऊपर कहते थे कि लाहौर में और DHA में बहुत जो है वो PTI का जोर है, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वो 10,000 वोटों से PTI के कैंडिडेट जो हुमायूं खान साहब थे वो हार गए। 2018 से लेके और 2021 तक जो तहरीक इंसाफ है उसने कोई 11 ज़िमनी इलेक्शन लड़े और वो सारे की सारी हारी। एक गुजरांवाला का आपको इलेक्शन याद होगा जिसमें वो जो अमला है वो पूरी रात ही गायब हुआ और सुबह कहीं मिला जाके। डस्का वाला जो था वो गुजरांवाला का था जी। और वो उन्होंने इसलिए जीत लिया क्योंकि उस वक्त के हमारे जो एक दोस्त थे वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट थे वो उनके दामाद जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे और वो सिर्फ इसलिए वो जीता गया, वरना 10 के 10 इलेक्शन जो हैं जो ज़िमनी इलेक्शन है वो तहरीक इंसाफ अपने दौर में जब उसके पास प्रोविंशियल सीट्स भी थी, प्रोविंशियल हुकूमत भी थी और नेशनल हुकूमत भी थी, तो वो सारी की सारी हारी। तो अगर आप उसी पैमाने पे इसको देखें तो इसका मतलब है कि फिर तो तहरीक इंसाफ जो है वो अपने जिस दिन तहरीक इंसाफ 2018 में अपनी हुकूमत बनाती है उसके 2 महीने बाद इलेक्शन होता है लाहौर में और वो जो हमारे उस वक्त के बड़े अच्छे लीडर हैं हुमायूं खान साहब और साद रफीक साहब, तो वो सीट जो कि इमरान खान साहब ने छोड़ी और जिसके ऊपर कहते थे कि लाहौर में और DHA में बहुत जो है वो PTI का जोर है, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो 10,000 वोटों से PTI के कैंडिडेट जो हुमायूं खान साहब थे वो हार गए। आज मैं समझता हूँ कि वो लोग जिन्होंने सियासत में हिस्सा नहीं लिया, इलेक्शन से बाहर हो गए, उनके लिए तो कोई परेशानी हो सकती है, पर जो प्रोसेस में रहते हैं अपने ग्रुप्स को अपने साथ रखते हैं, जो सियासत होती है उसमें आप कभी हमेशा एक ही लेवल पे नहीं रहे। और जब PTI 11 सीटें PTI ने 11 सीटें हारी थी ज़िमनी इलेक्शन में तो उसको वो भी याद रखनी चाहिए थी और नून लीग ने अगर हार ली है तो उनको भी याद रखनी चाहिए। अब जो इलेक्शन होगा वो 3.5 पौने 4 साल की कारकर्दगी जो PTI की है वो उसके ऊपर होगा और जो 1.25 साल की कारकर्दगी नून की है उसके ऊपर होगा। कोई ऐसी चीज नहीं हुई जो कि आप कहें कि जी इसमें कोई बहुत हमने कमाल किया, हमने कमाल इसमें कोई नहीं किया। तो उनका मिसएडवेंचर था। हम एक पार्टी में थे, वो पार्टी मैंने और जंगीर साहब ने आज से बहुत अरसा पहले छोड़ दी थी, ठीक है। इसके बाद जो दोस्त आए हैं वो तो बाद में आए हैं ना, हमने तो इसको छोड़े हुए अरसा हो गया। मुझे तो 1 साल, मेरे ख्याल में 1 साल से ज्यादा हो गया ना। मैंने तो आपको याद है जब प्रेस टॉक की थी इस बात को शायद 1.25 साल हो गया जी। सो उसके बाद तो मैं आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिक्स। मैंने तो 1 साल के लिए पूरा आई वॉज आउट ऑफ पॉलिटिक्स। तो जब मैं सियासत नहीं कर रहा था, मैं अपना कारोबार कर रहा था या अपनी फाउंडेशन, बेग योर पार्डन, वो कहते हैं आप तो फुल फॉर्म में फुल फ्लेज्ड सियासत कर रहे थे क्योंकि वो जो पंजाब का इलेक्शन हुआ था और वो जो लोग थे जो आपके ग्रुप के थे जिन्होंने उस मुनहरिफ होकर वोट डाला था, तो वो सारा आपकी सियासत थी सर? वो कहने को तो जो मर्जी कह लें, लेकिन अगर मैं सियासत कर रहा हूँ तो मैं आप जरूर बताऊँ, सियासत जो है वो आप छुप के तो नहीं कर सकते ना। सियासत जो है वो आप कहीं कमरे में बंद होके तो नहीं कर सकते। सियासत के लिए तो आपको बाहर आना पड़ता है, मीटिंग्स करनी पड़ती है, जलसे करने पड़ते हैं। पसे पर्दा सियासत नहीं होती। नहीं, पसे पर्दा नहीं, ये तो पसे पर्दा से अलावा भी है। आप छुप के नहीं कर सकते सियासत। सियासत का तो मतलब है कि यू हैव टू मीट पीपल। तो जब आपने लोगों को मिलना तो फिर छुप तो नहीं सकते ना। सही दुरुस्त। जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें मेरे ख्याल में कि जो हमारा 9 मई वाला 9 मई का जो दिन था, उसके साथ ये हुआ कि वो लोग जो कि PTI में
शामिल थे, लेकिन वो उसकी पॉलिसियों के साथ जो है वो सारे के सारे उससे राजी नहीं थे। पहले से 9 मई से पहले से भी उनके दिल में तो था ना कि जो हो रहा है, उनको समझ तो आ रही थी ना कि क्या हो रहा है और किस साइड पे जो है वो उनके चेयरमैन जा रहे हैं। तो जब वो चेयरमैन साहब जो है उन्होंने 9 मई को तो हद ही कर दी ना। 9 मई को तो जो उन्होंने कुछ किया वो तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी भी होती तो वो भी ये कर सकती थी। ठीक है, आप आज तक सोचें कि बॉम्बे में हमारा जो जिन्ना हाउस है, जो कायद आजम साहब का घर है बॉम्बे में, क्या आज तक किसी हिंदू को भी हिम्मत हुई कि वो उसके ऊपर जाके हमला करे? ठीक है, आपके अपने मुल्क में लाहौर शहर में अगर जिन्ना हाउस के ऊपर, जिसके बाहर जिन्ना हाउस लिखा हुआ है, जिसके बाहर कायद आजम की और उनके वकला कहते हैं ये तो जिन्ना हाउस बाद में बनाए जब हमला हो गया, वरना तो वो उसके बाद मैं तो जब से पैदा हुआ मैंने उसके बाहर जिन्ना हाउस लिखा देखा और आज भी लिखा। पीटीआई के वकला सर ये बात करते हैं ना जी, पीटीआई और पीटीआई के वकला तो जो चाहे कह सकते हैं ना, डायरी में लिखा है। लेकिन असल बात यह है कि उसके बाहर कायद आजम की तस्वीरें लगी हैं, फातिमा जिन्ना की तस्वीरें लगी हैं, आज भी लगी हुई हैं और हम इससे पहले भी लगी हुई थी। जब उन्होंने उस पर हमला किया, क्या कायद आजम की तस्वीरें लगी हुई थी? क्या जिन्ना हाउस लिखा हुआ था? इमरान खान को जब छोड़ा था वो प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी पार्टी सेंटर में भी थी और पंजाब में भी थी, केपी में भी थी, तो पूरे पाकिस्तान पे तो वही थे ना। तो इसलिए वो हमें तो ये नहीं कह सकते। और जो कुछ किया उन्होंने हमारे खिलाफ किया, हमने तो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया था। जहांगीर के खिलाफ, उनके बच्चों के खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ केसेस तो उन्होंने बनाए थे। मैंने तो इमरान खान साहब पे कोई केस नहीं बनाया था। मैं तो पीटीआई के लिए, बच्चों के खिलाफ मैंने तो उस चेयरमैन के लिए अपने जिंदगी के 10 साल दिए हैं और दिन रात दिए हैं और खूब मेहनत की है इस पीटीआई के लिए। और पीटीआई की जो सक्सेस है उसमें हम सबका हिस्सा है। को खान साहब ने को अकेले नहीं की हुई है, इस सब में अपना अपना हिस्सा सबने डाला हुआ। और 2010 में 11 में जब हम पीटीआई के साथ शामिल हुए थे और जब 2018 तक हम चले हैं, तो उस दिन तो इमरान खान साहब के पास हमें देने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने तो हमें कोई नाज़म नहीं बनाया, कोई एमपीए नहीं बनाया, कोई एमएनए नहीं बनाया। जिस दिन हम वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हम उसी दिन वजीर बने हैं ना। तो ये तो नहीं हो सकता कि वो कहेंगे जी मेरा तो प्राइम मिनिस्टर बनने का हक है, मैं तो बन सकता था प्राइम मिनिस्टर, पर ये नहीं बन सकते। सही है, इनको क्या तकलीफ है जी? या फिर आप खुद ही प्राइम मिनिस्टर बन जाते, खुद ही चीफ मिनिस्टर बन जाते, खुद ही वजीर बन जाते, खुद ही फेडरल मिनिस्टर बन जाते, खुद ही सूबाई वजीर बन जाते। था भी शायद ऐसे ही जी, उनका दिल तो यही करता था। जो उस्मान बुज़दार लगाया था उन्होंने, वो तो उन्होंने इसी मॉडल पे लगाया था कि मैं ही हूँगा प्राइम मिनिस्टर और मैं ही हूँगा सीएम और मेरे घर से और मेरे आगे जो लोग हैं वही चलाएंगे पूरे का पूरा पाकिस्तान। मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई खुदा न खास्ता किसी खातून के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत है। हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैंने उनकी बहनों का हमेशा बहुत एहतराम किया। वो हमारी फैमिली का हिस्सा रही हैं। उनकी जो पहले मिसेस थी वो भी हमारे पास उनका बहनों की तरह आना जाना था। रिहाम खान साहिबा, जी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उससे जो पहली खातून है जो उनकी उनकी जमायमा खान साहिबा जो रही हैं, वो भी बहुत काबिल एहतराम खातून है। तो ये बात तो ये नहीं है कि हमने खुदा न खास्ता कभी किसी खातून के बारे में या हमारी माओ बहनों के बारे में हम ऐसी बात करेंगे। जब आपने अपने ओपोनेंट्स को औरत नहीं समझा और उसके बारे में जो खान साहब ने बातें की, तो क्या आप उसको कह सकते हैं कि ये वो ओपोनेंट नहीं है, एक पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं है, लेकिन वो जो है वो एक खातून है। सिर्फ मैं मरियम नवाज की बात कर रहा हूँ, उसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। में उस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? जी, मैं हर उस बात की तरफ कह रहा हूँ जो खान साहब उसके बारे में कहते रहे। बात यह है कि जब आप सियासत करते हैं, जब आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो फिर आप इन सारी चीजों के लिए तैयार हो जाते हैं। आप क्योंकि सर बड़े ज़ाहिर क्लोज थे, आपने बहुत कुर्बत आपने रखी है एट वन पॉइंट इन टाइम। कुछ और भी कहा है जो जलसों के अलावा कहा है? देखें, जो कुछ जो वो कहते रहे हैं, मैं तो वो नहीं रिपीट कर सकता, ना किसी को रिपीट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये सिर्फ कह सकता हूँ, बहुत बड़ा इंकशाफ है सर। जो कुछ उनके घर से हुआ, जिस तरीके से उन्होंने इन्वॉल्वमेंट की हमारे इलेक्शन से पहले, जब हम टिकटें दे रहे थे, मैं उस वक्त सेंट्रल पंजाब का सदर था। उसके अंदर उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी, वो किस तरह टिकटों पे इन्वॉल्व थे। उसके बाद जब वो ये आप बुशरा बीबी के हवाले से? जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाने में, बुज़दार को लाने में, महमूद खान को लाने में, बुज़दार के बाद फरा गोगी को लॉन्च करने में, और उसके बाद जो पंजाब में करप्शन हुई है उसके अंदर उनका कलीदी किरदार था। एक गैंग ऑफ 5 था जिसकी वो सरबरा थी,
और उसके अंदर जो है वो जनरल फैज़ मौजूद थे, उसके अंदर जो है एक डेवलपर जो पाकिस्तान के सबसे बड़े डेवलपर हैं वो इन्वॉल्व थे, और इसके अलावा उसके अंदर जो आज़म खान साहब हैं वो इन्वॉल्व थे, उसके अंदर जो साहब आजम खान साहब खुद इन्वॉल्व थे। अभी तो आजकल वो तो मजिस्ट्रेट को बयान दे रहे हैं। जी, वो जो मर्जी बयान दे दें, पर ये है कि इन सारों की कनाइमेंस के साथ हुआ। जो डेवलपर साहब हैं उनका क्या ताल्लुक था जिसकी वजह से उनको इतने इतने हीरो के सेट आ रहे थे, और वही हीरो के सेट है जो कि आज के आर्मी चीफ ने और उस वक्त के ISI चीफ ने जब जाके खान साहब को बताया तो ISI चीफ को किस बना पे हटाया गया था? ISI चीफ को किस बना पे हटाया गया था? इसी बना पे हटाया गया था कि उन्होंने ये किस तरह जुर्रत की कि उन्होंने एक ऐसी खातून के बारे में जिनको खान साहब ने रेड लाइन करार दिया, ये कैसे कह दिया कि वो रिश्वतें इकट्ठी कर रही हैं, और उन्होंने आगे जो है वो फरागोगी के जरिए और बुजदार के जरिए यहाँ से सारा माल इकट्ठा पंजाब से कर रहे हैं और वो वहाँ पे जा रहा है, और उनके एसेट्स में और उनकी ख़ानदान के एसेट्स में किस तरीके से इजाफा हुआ, उनके पैसे किस तरह बाहर गए, फरागोगी जो बाहर गई है उसके साथ साथ कौन गया, फिर वो फरागोगी जाके दुबई में किसके घर रही? क्या वो उसी के डेवलपर के घर नहीं रही जिस डेवलपर जो से तोहफे वो यहाँ अच्छा, पे उन्हीं के घर रही? उसी के घर पे रही है, ये सबको पता है और सब जानते हैं। तो वो डेवलपर तो शायद आज भी वहीं पे हैं दुबई में, लेकिन ये फरागोगी साहिबा शायद ये है कि उधर से आगे जा चुकी हैं। लेकिन ये जो ताने बाने हैं, और वो जो आपको याद होगा कि शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने एक ब्रीफ केस वसूल किया था जिसकी तस्वीरें जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में चली थी, और वो एक सड़क के ऊपर खड़े होकर लंदन में जो है वो ब्रीफ केस का एक्सचेंज हो रहा था। हाँ। तो ये एक्सचेंजेस जो हुए थे ये किस बात के ऊपर हुए थे, इसके पीछे कौन कौन था? ये गैंग ऑफ 5 जो है, मैं हर इंटरव्यू में कहा है कि आपको फरागोगी को पकड़ना पड़ेगा, उसको पाकिस्तान लाना पड़ेगा, वो दुनिया पे मौजूद है। ISI चीफ को किस बना पे हटाया गया था? इसी बना पे हटाया गया था कि उन्होंने ये किस तरह जुर्रत की कि उन्होंने एक ऐसी खातून के बारे में जिनको खान साहब ने रेड लाइन करार दिया, ये कैसे कह दिया कि वो रिश्वतें इकट्ठी कर रही हैं, और उन्होंने आगे जो है वो फरागोगी के जरिए और बुजदार के जरिए यहाँ से सारा माल इकट्ठा पंजाब से कर रहे हैं और वो वहाँ पे जा रहा है, और उनके एसेट्स में और उनकी ख़ानदान के एसेट्स में किस तरीके से इजाफा हुआ, उनके पैसे किस तरह बाहर गए, फरागोगी जो बाहर गई है उसके साथ साथ कौन गया, फिर वो फरागोगी जाके दुबई में किसके घर रही? क्या वो उसी के डेवलपर के घर नहीं रही जिस डेवलपर जो से तोहफे वो यहाँ अच्छा, उन्हीं के घर रही? उसी के घर पे रही है, ये सबको पता है और सब जानते हैं। तो वो डेवलपर तो शायद आज भी वहीं पे हैं दुबई में, लेकिन ये फरागोगी साहिबा शायद ये है कि उधर से आगे जा चुकी हैं। लेकिन ये जो ताने बाने हैं, और वो जो आपको याद होगा कि शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने एक ब्रीफ केस वसूल किया था जिसकी तस्वीरें जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में चली थी, और वो एक सड़क के ऊपर खड़े होकर लंदन में जो है वो ब्रीफ केस का एक्सचेंज हो रहा था। हाँ। तो ये एक्सचेंजेस जो हुए थे ये किस बात के ऊपर हुए थे, इसके पीछे कौन कौन था? ये गैंग ऑफ 5 जो है, मैं हर इंटरव्यू में कहा है कि आपको फरागोगी को पकड़ना पड़ेगा, उसको पाकिस्तान लाना पड़ेगा, वो दुनिया पे मौजूद बुजदार साहब को पकड़ा जाए और उनसे पूछा जाए। मुल्क से बाहर है वो? नहीं, बुजदार साहब पाकिस्तान में है। ठीक है, वो पहले दिन इमरान खान का साहब को छोड़ चुके हैं। इमरान खान के लिए इससे बड़ी जो है शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि 4 साल जिसके लिए उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ बुजदार ही को लेके आऊंगा, अगर मैंने 10 दफा भी हुकूमत मिली तो मैं सिर्फ बुजदार को CM लगाऊंगा, उन्होंने 1 घंटा भी नहीं निकाला इमरान खान साहब के लिए, और उन्होंने कहा कि ये तो जन्नत में जाए, ये तो मैं तो फौरन छोड़ के वो साइड पे हो गया। बुजदार को लाया जाए, बुजदार से पूछा जाए कि वो ये पैसे किसके बिहाफ पे इकट्ठे करता था, वो पैसे किस किस को देता था, और ये जो पंजाब में जुमा बाजार लगा रखा है, जो 4 साल तक वहाँ पे रिश्वत ली गई है, जो करप्शन हुई है, उसके अंदर कौन कौन शामिल था? बुशरा बीवी का और फरागोगी का वो था। आगे इन्हीं लोगों ने जो है वो उस्मान बुजदार को लगाया था, और उस्मान बुजदार जो था वो एक पपेट था जो इनके लिए पैसे इकट्ठे करता था, इनको पैसे पहुंचाता था, और उसके दरमियान में जो उसने रख सकता होगा, जो अपने लिए रख सकता होगा, वो अपने लिए बेचारा रख लेता था। मिठाई? अच्छा, ये सर मिठाई, पूरी मिठाई के डब्बे में से एक लड्डू, हाँ, उस पे अफाका।